हेलो क्लास। गुड इवनिंग। आज का लेक्चर बेटा हम शुरू करते हैं। ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था इन लास्ट 2 क्लासेस। राइट, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस किया था बेटा कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। राइट, उसका मीनिंग पढ़ा था बेटा, फीचर्स पढ़े थे और उसके सिग्निफिकेंस वगैरह हमने डिस्कस करे थे। एंड ऑल्दो हमने बेटा वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी समझा था क्या है। राइट, एंड हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ दीज प्रिंसिपल। ठीक है, आपने नाम पढ़ा था हेनरी फेवल। तो हेनरी फेवल थे बेटा जिन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया था अपने बुक में। ठीक है, कितने प्रिंसिपल थे बेटा इनके? 14 प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज उन प्रिंसिपल्स को 14 प्रिंसिपल विच इज इंट्रोड्यूस बाय द हेनरी फेवल्स। राइट, तो बेटा उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इन प्रिंसिपल का हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में रोल है और किस तरह से इनको यूज करके बेटा हम अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा आज हमें डिटेल में डिस्कस करनी है। हालांकि 14 प्रिंसिपल्स हैं, तो अप्रोक्सीमेटली बेटा डिटेल में पढ़ने के लिए कम से कम हमें 5 से 6 क्लासेस चाहिए इन प्रिंसिपल को डिस्कस करने के लिए। तो आज मान के चलो पहली क्लास है जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो हमने 2 क्लासेस पढ़ी थी बेटा, इट जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, वहां पर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज हम बेटा इसकी शुरुआत करेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या हैं और ये कैसे प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, इनके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। एक्चुअली नेगेटिव नहीं तो वॉयलेटिंग इफेक्ट्स यू कैन से इज द बेटर वर्ड। राइट, तो ये सारी चीजें बेटा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप सो कि आप सभी ने नोट्स वगैरह कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे भी प्रेजेंट नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक उनकी कुछ क्लासेस हैं, एक एक्स्ट्रा क्लास है मेरे ख्याल से दूसरी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 3 मैं ये पूछना चाहूंगा बेटा, अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है पिछले क्लासेस में, क्या सभी बच्चा रिवाइज करके बैठा हुआ है यहाँ पे? एंड इफ एनी वन हैज डाउट तो वो डाउट पूछ सकता है बेटा अपने यहाँ पे। ठीक है, प्लीज डाउट को कंटिन्यू मत रखना। ठीक है, एंड आई होप सो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है और अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर बेटा हमें शुरू करना है। तो देखो जरा टॉपिक अपने नोट्स में देखो बेटा, हेडिंग लिखा हुआ है डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ द फेयल्स। यानी कि जो हेनरी फेयल्स थे बेटा, उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उन 14 प्रिंसिपल्स को बेटा अब हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। देखिए, एक और मैं आपसे छोटी सी दरखास्त करना चाहूंगा बेटा, द रिक्वेस्ट, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बीच में बेटा मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा प्लीज। ठीक है, मैनी टाइम्स मैं पढ़ा रहा होता हूँ, कोई बच्चा बीच में डाउट पूछ लेता है। ठीक है, या फिर बीच में बेटा वो कहने लगता है सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। प्लीज आप ना इंटरप्ट मत करना, जो भी प्रॉब्लम हो रही है वेट फॉर इट। अगर डाउट है फर्स्टली फिनिश टू मी, मुझे खत्म करने दो बेटा। वो टॉपिक खत्म होता है मैं ऑटोमेटिकली आपसे पूछता हूँ बेटा एनी डाउट, तो उस टाइम पे बेटा अपना डाउट रेस करिए। और जिन बच्चों का नेटवर्क इश्यू होगा प्लीज वो अपने आप एग्जिट हो जाएं। ठीक है, मैं उनको या तो रिकॉर्डिंग दे दूंगा या हम करेंगे जो भी हमसे करना होगा। ठीक है, चलिए नाउ विल स्टार्ट द लेक्चर। टॉपिक नंबर 1 जिसका पहला पॉइंट है बेटा डिवीजन ऑफ वर्क। वी हैव द फर्स्ट पॉइंट डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, राइट, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। तो बिफोर डिस्कसिंग द थ्योरी, हम थ्योरी को पढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं बेटा इसका, फिर हम उसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इस एग्जांपल को प्लीज आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। राइट, अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया देन डेफिनेटली बेटा आपको पूरा लेक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मान लो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जो आपको भी समझ में आ जाएगा। लेट अस अज्यूम हमारा एक छोटा सा कोचिंग सेंटर है। ठीक है, वी हैव अ स्मॉल कोचिंग सेंटर। ध्यान से सुनेंगे प्लीज। अब बेटा कोचिंग सेंटर है, मान लीजिए वहां पर कुछ टीचर्स हैं जो स्टाफ है कुछ काम करता है। लेट अस अज्यूम इस बिजनेस की शुरुआत हुई मान लीजिए 2014 में। आम मिस्टर संजय आर्या, मैंने बेटा क्या करा, एक कोचिंग सेटअप करा मान लीजिए नॉलेज वेंचर के नाम से इन 2014। ठीक है, कोचिंग शुरू करा। अब द सिचुएशन इज दैट उस टाइम पे मान लीजिए मैं अकेला था जो बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहा था। मैंने बेटा मैथ्स भी पढ़ाना शुरू कर दिया, अकाउंट्स भी पढ़ाना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना शुरू कर दिया, बिजनेस भी पढ़ाना शुरू कर दिया, लॉ वगैरह एवरीथिंग। यानी कि सर मैनेजमेंट भी मैं देख रहा हूँ, स्टडी पढ़ा भी मैं रहा हूँ बेटा, तो सारी सारी टीचिंग मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है ना, मुझे एक बात बताइए, क्या क्या चांसेस हैं कि हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा? देयर इज एनी चांस टू ग्रो द बिजनेस? क्या इज इट पॉसिबल अ सिंगल मैन कैन हैंडल एवरीथिंग? क्या एक सिंगल पर्सन बेटा सारे काम काज देख सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? हाँ जी, जरा इस एग्जांपल से मुझे एक कॉन्सेप्ट बताइए बेटा कि इट इज पॉसिबल कि एक सिंगल पर्सन कैन ईच एंड एवरी एक्ट वो कर सकता है बेटा? इज इट पॉसिबल?
नो सर, डेफिनेटली इट्स अ लॉजिकल बात है। ऑब्वियस सी बात है सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक सिंगल पर्सन सारे काम कर सके। उससे नुकसान है सर। नुकसान क्या, जैसे मान लो एक पल को मान लो कर लिया, मान लो मैंने पढ़ा दिया, मैनेजमेंट भी संभाल लिया, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो नहीं, कोचिंग सेंटर का बिजनेस था, बट द सिचुएशन इज दैट सर, क्या यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस होंगे या मैं क्वालिटी डिलीवर कर पाऊंगा? नो सर, मैं कभी भी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो सर क्या करा जाए? तो वहां पर बेटा हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्या डिक्लेयर कर सकते हैं बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क। मान लीजिए मैंने कोचिंग सेटअप करा 2014 में, ठीक है, अब वहां पर मुझे 5-6 सब्जेक्ट्स थे जिनको पढ़ाना था, मैनेजमेंट हैंडल करना था। तो मैंने क्या करा बेटा, हर एक सब्जेक्ट के लिए बेटा एक स्पेशलाइज्ड टीचर अपॉइंट कर दिया। अकाउंट्स के लिए अलग टीचर, मैथ्स के लिए अलग टीचर, राइट, इकोनॉमिक्स के अलग टीचर बेटा, राइट। तो सिचुएशन इज दैट जो जो पर्सन अपने काम में, जिस काम में बेटा वो एक्सपर्ट था, मैंने वो काम दे दिया। दूसरा, मैनेजमेंट के लिए मैंने एक अलग पर्सन अपॉइंट कर दिया। द पॉइंट इज दैट मैंने हर अपने छोटे छोटे काम को बेटा डिवाइड करके बेटा उन पर्सन को सौंप दिया जो उस काम को प्रॉपरली अच्छे से हैंडल कर सकते थे। सो व्हाट डज आई डू? मैंने क्या किया बेटा? मैंने डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो किया। द प्रिंसिपल विच इज गिवन बाय द हेनरी फेयोल इज नथिंग, वो सिंपल सा बात है बेटा। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है, हेनरी फेयोल कहते हैं कि आप ना एक काम को, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे काम है, आप अकेले मत कीजिए, क्योंकि आप अकेले कर तो लोगे, लेट अस अज्यूम आपने हार्ड वर्क कर लिया, नो डाउट, बट आप कभी भी क्वालिटी या स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं दे पाएंगे बेटा अपने बिजनेस को। उससे आपके ग्रोथ के चांसेस क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज नथिंग, इट जस्ट अ कॉन्सेप्ट जहां पर बेटा हम अपने काम को, अपने वर्क को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं और उन वर्क को बेटा उन पर्टिकुलर पर्सन को दे देते हैं जो उस काम में बेटा एक्सपर्ट होते हैं। या धीरे धीरे हो जाएंगे, इट्स अ टाइम बिंग, जैसे जैसे वो काम करेंगे बेटा डेफिनेटली उस काम में वो एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है बेटा इस डिवीजन ऑफ वर्क का। ठीक है, चलिए जरा नोट्स पे आइए बेटा, थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं एक बार कॉन्सेप्ट सुनने के बाद। देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, द होल वर्क, क्या कह रहा है बेटा, द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, यानी कि कह रहा है जो होल वर्क है उसको आप क्या करोगे बेटा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अच्छा एक मिनट मैं ना स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू आपको समझाता हूँ, ये आपको शायद ज्यादा बेटर क्लियर हो। तो जरा एक मिनट देखेंगे बेटा, बिल्कुल कंसंट्रेशन। देखिए ये हमारे सामने बेटा आ गया कॉन्सेप्ट, राइट, आई होप सो आपको दिख रहा हो बेटा सभी बच्चों को। देखो क्या लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, आई थिंक इससे आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार द एज एज फार एज, ठीक है, पॉसिबल, द होल वर्क, यानी कि जो एंटायर वर्क है बेटा शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। अब उनको क्या कीजिए बेटा, छोटे 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 पीसेस में, पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। दूसरा, एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइंड, असाइंड का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर, ये जो असाइंड लिखा है बेटा इसका मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है, ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइंड ओनली वन पार्ट ऑफ द वर्क, यानी कि हर इंडिविजुअल पर्सन को आप एक स्मॉल छोटा सा पार्ट ही असाइन कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, सो दैट द एक्ट टू हिज एबिलिटी टेस्ट एंड रिपीटेडली, यानी कि सर वो जो काम आप उसको सौंप रहे हो उसकी एबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए, उसके टेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, जो डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सो दैट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इसी वजह से बेटा अगर आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पर्सन को काम सौंपा, तो डेफिनेटली एक स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि बेटा वो पर्सन काम एग्जीक्यूट करेगा जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में एक्सपर्ट होगा। अब यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा होता बेटा, नीचे देखो एग्जाम्पल रेफर क्लास। अब सर एग्जाम्पल क्या है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले मुझे बताइए बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन, किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो देखिए बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। चलिए इसके लिए हमें व्हाइट बोर्ड लेके आना पड़ेगा बेटा, ये आया हमारा व्हाइट बोर्ड। देखो जी, ये आया बेटा व्हाइट बोर्ड। अब इसके थ्रू ना हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखो जी,
मान लो एक कंपनी है बेटा एक्स लिमिटेड, यहाँ पर बेटा एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, दिस इज द कंपनी एक्स लिमिटेड, एक्स एल का मतलब लिमिटेड है बेटा, ठीक है। अब इसको सर कुछ एक्टिविटीज करवानी है बेटा, यहाँ पर ना मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, तो आप लोग ध्यान से सुनो। इसने कुछ वर्क है कंपनी में बेटा, कुछ वर्क है ठीक है, कंपनी में बेटा कुछ वर्क है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सर कंपनी को ना परचेज करवानी है, या इसको प्रोडक्शन मानो, कंपनी को परचेज डिपार्टमेंट का काम करना है, प्रोडक्शन का काम करना है, ठीक है। कंपनी को बेटा सेल्स का काम करना है, कंपनी को बेटा मार्केटिंग का काम करना है, कंपनी को बेटा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, दुनिया भर के काम है, तो बिल्कुल ध्यान देना। तो यहाँ पर सर क्वेश्चन ये आता है, सर इतने सारे काम क्या एक सिंगल पर्सन कर सकता है? इज इट पॉसिबल बेटा? नो सर। तो यहाँ पर बेटा कंपनी पहला प्रिंसिपल जो हमारे फेयोल का फर्स्ट प्रिंसिपल था उसको अडॉप्ट कर सकती है। नाउ सर फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता था? डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि सर परचेज अपने आप में एक अलग एक्टिविटी है बेटा, ठीक है। प्रोडक्शन अगेन अपने आप में एक अलग एक्टिविटी है, सेल्स अपने आप में बेटा एक अगर एक्टिविटी है, एंड मार्केटिंग एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे काम होते हैं बेटा जो हमें कंपनी में एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो एक्स लिमिटेड के जनरल मैनेजर ने क्या किया बेटा? एक्स लिमिटेड के जनरल मैनेजर, या आप के एम पी पर्सन बोलिए, के एम पी का मतलब होता है बेटा की मैनेजर पर्सन। आगे चल के आप इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अरे यार, एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ी है। के एम पी का मतलब होता है बेटा की मैनेजर पर्सन, समझ में आ गया ना? ये थोड़ा सा लिखन जा रहा है इसमें, कोई बात नहीं। तो सर के एम पी को हमें क्या करना है? सर वो क्या करेगा, इन सारे एक्टिविटीज के लिए, इन सारे एक्टिविटीज को बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब ऐसा तो नहीं एक सिंगल मैनेजर बेटा परचेज भी देख रहा है, प्रोडक्शन भी देख रहा है, सेल्स भी देख रहा है, मार्केटिंग भी देख रहा है, नो सर। तो कैंप ने क्या करा, हर एक्टिविटी को बेटा डिपार्टमेंट्स पे डिवाइड कर दिया, यानी कि एक डिपार्टमेंट अलग ही डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट अलग बना दिया बेटा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, और उन हर डिपार्टमेंट के लिए बेटा एक एक्सपर्ट पर्सन को अपॉइंट कर दिया ताकि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी पे ही कॉन्सेंट्रेट कर सके। तो यहाँ पर इन्होंने किया क्या बेटा, जो बहुत सारे कंपनी में ऑब्जेक्टिव थे, एक्टिविटीज थे, उन एक्टिविटीज को बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। अब उनको बेटा अलग से परफॉर्म कराने के लिए हर पर्सन को अपॉइंट कर दिया, तो दे यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द हेनरी फेयोल, डिवीजन ऑफ वर्क। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो, ठीक है जी। इसको नोट करना है? आई थिंक रहने दो। करना है क्या बेटा, इसको नोट करना है आपको? बता दो नलायको। चलिए दोबारा सुनिए बेटा इसका कॉन्सेप्ट, एक बच्चे का डाउट है। बेटा नथिंग, देखिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करती है। ओके ठीक है, पर्टिकुलर एक्टिविटी करती है। अब उस एक्टिविटी को अचीव करने के लिए, सॉरी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको दुनिया दुनिया भर के काम करवाने बेटा, प्रोडक्शन का, परचेज का, सेल का, मार्केटिंग का, या फिर और भी बहुत सारे। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है बेटा, उस सारे काम को किसी एक पर्सन को नहीं दे देती, ठीक है। वहां पर क्या करती है, हर एक्टिविटी बेटा, पहले तो उन्होंने एक्टिविटीज को डिवाइड करा, फिर उन एक्टिविटीज के लिए बेटा एक अलग स्पेशलाइज पर्सन को अपॉइंट कर दिया, और ये सारे अपॉइंटमेंट बेसिकली कौन करेगा बेटा? कंपनी के KMP के की मैनेजर पर्सन। इसके डिटेल बेटा आप आगे चल के स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ोगे KMP होता क्या है, ठीक है, या फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में भी आपको KMP के बारे में बताऊंगा, ठीक है जी। क्लियर हुआ? बोलिए। आई होप सो आपके समझ में आ गया हो बेटा। ठीक है, अब जरा इसके नीचे ना कॉन्सेप्ट देखो, एक नोट पॉइंट लिखा हो बेटा, इसके नीचे बेटा कॉन्सेप्ट देखे, आपने डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा। अभी मैं ना आगे चल के बेटा डिवीजन ऑफ वर्क है ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा और कुछ इसके डीमेरिट्स बताऊंगा, एक्चुअली डीमेरिट्स नहीं बोल सकते, वॉयलेटिंग इफेक्ट्स पढ़ाऊंगा। इसके नोट पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ, दिस कॉन्सेप्ट आल्सो इंट्रोड्यूस बाय एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ का नाम सुनते हैं बेटा आप इकोनॉमिक्स में,
इकोनॉमिक्स में बेटा एडम स्मिथ का आपने नाम सुना होगा डेफिनेटली, राइट। तो द पॉइंट बीइंग सर, दिस कॉन्सेप्ट आल्सो इंट्रोड्यूस बाय एडम स्मिथ, यानी कि सर एडम स्मिथ ने काम ये वाला कॉन्सेप्ट रेज किया था। यानी कि देखो हेनरी फेयोल ने डिवीजन ऑफ वर्क बताया था, नो डाउट, बट इससे पहले बेटा एक पर्सन और थे एडम स्मिथ, उन्होंने भी बेटा एक कॉन्सेप्ट बताया था जस्ट सेम लाइक दिस, बस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डिवीजन ऑफ लेबर। बात सेम है बेटा, देयर इज नो डिफरेंस। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, एक ही वर्ड का फर्क है बेटा, ओनली अ सिंगल वर्ड डिफरेंस। यहाँ पर बेटा डिवीजन ऑफ वर्क में आप क्या पढ़ोगे, वर्क, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर। वहां पर हमने क्या पढ़ा था बेटा, ओनली वर्क, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ सिचुएशन इज दैट, काम तो सिस्टम तो सेम ही है बेटा, पहले आप काम को डिवाइड करो, फिर आप काम को डिवाइड करने के बाद क्या उसके लिए आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आप उनका भी डिवीजन करोगे। द कॉन्सेप्ट इज सेम, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है बेटा, बस वर्ड का डिफरेंस है। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर लिखा हुआ है, वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आप एक बड़े काम को बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। डेफिनेटली जब आप उस काम को डिवाइड करेंगे तो उसके लिए कुछ पर्सन्स तो चाहिए ना, नाउ यू आर डिवाइडिंग द पर्सन्स आल्सो। तो यहीं पे बेटा बात आती है डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे एक फैक्ट्री है, मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी। अब ऑटोमोबाइल्स कंपनी में बेटा बहुत सारे काम होते होंगे, जैसे मान लो कार बन रही है, कार का स्ट्रक्चर हो गया, अंदर बेटा सीट हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेटा, उसमें टायर्स वगैरह हो गए, ठीक है, नट बोल्ट हो गया, इंजन हो गया, हर चीज अलग अलग होती है बेटा। नाउ सिचुएशन इज दैट, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है बेटा, वो क्या करती हैं, हर काम को एक स्पेशलाइज पर्सन से करवाती है, ताकि उनको क्या मिल सके बेटा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल सके। तो पहले उन्होंने वर्क को डिवाइड करा, वर्क को डिवाइड करने के बाद बेटा दे नीड टू लेबर, अब उन्होंने लेबर को भी डिवाइड करके बेटा उन्हें पर्टिकुलर एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। समझे? यहां तक बेटा किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, एनीवन हु हैज डाउट। बोलो, नहीं तो आगे बढ़े बेटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सर चलो, डिवीजन ऑफ वर्क तो सर हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर जनरली हेनरी फेयल ने क्या बोला, हेनरी फेयल ने बोला सर आप काम को डिवाइड कर दीजिए। सर इसके फायदे क्या है, और ये प्रिंसिपल क्या किसी चीज का उल्लंघन करता है? हाँ जी, क्या इस प्रिंसिपल से हमें कुछ नुकसान भी है? तो देखिए बेटा, इसके कुछ फायदे और कुछ वॉयलेटिंग टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट्स इसलिए नहीं बोलेंगे, राइट, क्योंकि नेगेटिविटी क्या, किसी रूल से हमें कोई नेगेटिविटी नहीं मिलती बेटा, या तो बेटा वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा, या डेफिनेटली उससे हमें कुछ वॉयलेट, हम कुछ चीज का उल्लंघन होएगा, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड विल नॉट यूज हियर। तो यहाँ ध्यान से तो देखिए हेडिंग क्या लिखी हुई बेटा, इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, राइट। तो सबसे पहला आता है पॉजिटिव इफेक्ट्स, फिर देखो बी पार्ट में लिखा हुआ है वॉयलेटिंग इफेक्ट। तो पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट्स को पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पॉजिटिव इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, बट जो वॉयलेटिंग इफेक्ट्स है उसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है सर प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क का पॉजिटिव इफेक्ट है, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन आर ऑब्टेन्ड। यानी कि सर इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि सर डिवीजन ऑफ वर्क को अप्लाई करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, सर हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि हर पर्सन बेटा जो एक्सपर्ट पर्सन है वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करेगा, जब वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म्स करेगा तो डेफिनेटली बेटा हमें उससे क्या मिलेगा, एक स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। समझे? अगर मान लीजिए मैथ्स बेटा एक एक्सपर्ट टीचर पढ़ाएंगे या एक नॉर्मल टीचर पढ़ाएगा, फर्क किसमें लगेगा बेटा, एक्सपर्ट टीचर विल प्रोवाइड द मोर स्पेशलाइजेशन। हाँ, तो देयर इज अ सिचुएशन कि सर यहाँ पर हमें एडवांटेज मिलता है स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि हम एक काम को उस पर्सन से करवा रहे हैं जो उस काम में बेटा एक्सपर्ट है। तो इससे क्या क्या फायदा होते हैं, देखिए सच एज बोले तो एग्जांपल्स, इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द वर्क। डेफिनेटली सर अगर कोई एक्सपर्ट पर्सन बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अगर कल को प्लम्बर का काम करने लग गया तो क्या मैं उस काम को अच्छे से कर पाऊंगा, या फिर मैं फॉर एग्जांपल हेयर कटिंग करने लग गया तो क्या मैं उस काम को अच्छे से कर पाऊंगा? मेरी स्ट्रेंथ क्या है बेटा, टीचिंग, तो मैं टीचिंग ही करूंगा। और एक हेयर कटर बंदा क्या करेगा बेटा, वो हेयर एक्सपर्ट होगा बेटा हेयर काटने में। प्लम्बर बेटा किस में होगा, डेफिनेटली वो नल फिटिंग में एक्सपर्ट होगा। तो डेफिनेटली एक तो वही वाली बात आ गया ना, जो काम जिस पर्सन को आता है अगर वो करेगा तो उस वर्क की क्वालिटी बढ़ेगी। और आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को डेली बेसिस पे कर रहे हो बेटा, ध्यान सुनना, आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को डेली बेसिस पे कर रहे हो बेटा, डेफिनेटली आपकी बेटा उस वर्क को लेके क्या क्वालिटी बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ना 2 साल तक आपसे किताबें दूर रखूं, ध्यान सुनना प्लीज,
आपसे किताबें दूर रखूं और 2 साल के बाद बोलूं बेटा चल पढ़ाई कर, तो क्या इज इट पॉसिबल? आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बेटा, इज नॉट पॉसिबल। रीजन भी, रीजन ये होगा सर, मेरी पढ़ाई छूट गई, 2 साल तक मैंने कुछ किया नहीं, तो डेफिनेटली मेरी एफिशिएंसी बेटा क्या हो गई है, क्वालिटी क्या हो गई बेटा, उस काम को लेके कम हो गई। और एक एक्टिविटी को अगर आप डेली बेसिस पे करो, डेफिनेटली आपकी इसमें क्वालिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है, इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ वर्क। ठीक है। दूसरा, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जितने आप बेटा किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में एक्सपर्ट होंगे, तो एक्सपर्ट होने की वजह से बेटा, डोंट यू थिंक आपकी उस प्रोडक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी बेटा, राइट। जैसे मान लीजिए जो इनिशियली काम करते हैं बेटा और एक्सपीरियंस के बाद काम करते हैं, दोनों में क्या होता है बेटा, धरती आसमान का फर्क होता है, क्योंकि वो बेटा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी एक्सपर्ट हो जाते हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं बेटा, डेफिनेटली। इसके बाद आता है डिक्रीज ऑफ द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। डेफिनेटली बेटा, आप अगर स्टार्टिंग में विदाउट अनट्रेन्ड पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं अनट्रेन्ड पर्सन को कोई एक्टिविटी करने को बोलूं, तो वो स्टार्टिंग में बेटा हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट कर सकता है। बट वही काम बेटा मैं एक ट्रेंड पर्सन को बोलूं जो डेली बेसिस पे पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर रहा है, जो उस काम में एक्सपर्ट है, डेफिनेटली क्या वो उस रिसोर्सेज को बेटा कम से कम वेस्ट करेगा। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो सर 3 बेनिफिट इन्होंने दिया। पहले तो उन्होंने बोला सर हमें फायदा मिलता है स्पेशलाइजेशन का, और स्पेशलाइजेशन के कारण बेटा हमारी क्वालिटी बढ़ जाती है, हमारी प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, और हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज भी कम हो जाता है। हाँ जी, बोलिए, समझ आया आप सबको? जल्दी जल्दी बोला करो नालायको, समझ आया कि नहीं? ओके। अब आता है सर वॉयलेटिंग टर्म्स। थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेशन में रखना बेटा, ठीक है, शायद दिमाग फ्यूज भी हो जाए। चलिए देखिए, वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट पढ़ो, ऑब्वियस सी बात है दिमाग चकराएगा। द above mentioned positive effect of specialization will not be available। क्या लिखा है बेटा, जो ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स में लिखा हुआ है बेटा, स्पेशलाइजेशन ये नहीं मिलेगा, ये अवेलेबल नहीं होता है। ये क्या मतलब हुआ सर? पहले तो आप बोल रहे हो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, हाँ, और वॉलेटिंग इफेक्ट्स में आप क्या बोल रहे हो बेटा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा फ्यूचर में ना। व्हाट इज दिस सर? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। मान लो आप एक फैक्ट्री में काम करने गए, ठीक है, आपका काम था बेटा किसी रिसोर्सेस को असेंबल करना, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, और पिछले 10 साल से बेटा आप असेंबलिंग का काम करे जा रहे हो बेटा। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर क्या होता है बेटा, विल गेट बोर। हम किसी किसी भी एक्टिविटी को देखकर क्या हो जाते हैं बेटा, जल्दी से बोर हो जाते हैं। यस और नो? डेफिनेटली। तो जब आप किसी एक्टिविटी को देख के बोर हो जाओगे बेटा, तो क्या बेटा आप उसमें स्पेशलाइजेशन मिल पाएगी? फिर आपका मन ही नहीं करेगा काम करने का, आपका मन नहीं करेगा, कुछ नया नहीं मिल रहा ना आपको। हाँ, फिर आप उस चीज से क्या करोगे बेटा, बोर हो जाओगे, तो उस चीज से आप हटने की कोशिश करोगे। इसको एक बार समझना, फिर मैं इसके ना फैक्ट्स आपको लिखाऊंगा दूसरे एक स्क्रीनिंग शेयर करके। तो डेफिनेटली यहाँ पर सिंपल सी बात ये है सर, कि एक एक्टिविटी को हम डेली करें, ठीक है, उससे हम एक्सपर्ट तो हो जाते हैं, बट हम एज ए ह्यूमन बीइंग बेटा अगर किसी एक्टिविटी को डेली बेसिस पे करें, तो हम उससे बोर भी हो जाते हैं। तो जब बोर होंगे बेटा, तो उस एक्टिविटी को हम नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट बेटा फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा ह्यूमन बीइंग है, ज्यादा एक एक्टिविटी को हम बार बार करेंगे तो बोर होना तो बनता है। और भी बहुत सारे कारण है बेटा, थोड़ी देर में मैं आपको मेंशन करूंगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है नीचे देखिए, द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कमैन विल बी रिड्यूस। डेफिनेटली बेटा आपकी वर्क एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, वर्क एफिशिएंसी कैसे कम होगी बेटा, अगेन वही, आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, ठीक है, अब डेली बेसिस पे आप एक ही काम को करोगे बेटा बहुत टाइम, तो आपकी डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है, तो आप उससे डिमोटिवेट भी हो सकते हो। अब जब डिमोटिवेट होगे बेटा, तो डेफिनेटली आप काम नहीं करोगे, जिससे आपकी एफिशिएंसी क्या हो सकती है बेटा, रिड्यूस हो सकती है। मैं आपको 2 मिनट में ना एक स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, प्लीज उसको नोट करना सभी बच्चों को, सिर्फ हेड पॉइंट, ठीक है। फिर मैं आपको उसके बाद डाउट एंटरटेन करूंगा बेटा, अगर किसी का डाउट होगा तो 2 मिनट वेट कीजिए बस। आई विल प्रोवाइड यू समथिंग एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस नोट, ये देखिए जी, क्या लिखा हुआ है, डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन, क्या लिखा है, बिकम आउटडेटेड। सिर्फ आपको ये लिखना है बिकम आउटडेटेड, और कुछ मत लिखना बेटा, ओनली बिकम आउटडेटेड।
पहला लिखो, देखो इसके नीचे क्या लिखा है। दिस इज ऑफ्टन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मिड कैरियर लाइफ व्हेन अ न्यू ट्रेंड इज सेट इन एंड द बिजनेस चेंज टू अडेप्ट देम। ठीक है, द जॉब कैरिंग आउट दोज टास्क बिकम आउटडेटेड। डेफिनेटली बेटा आज के डेट में बिजनेस का ट्रेंड क्या होता है, चेंज होता रहता है। हाँ, तो जब आपका एक ही काम को आप कर रहे हो बेटा, कहीं पर भी लिख लो यार, कहाँ लिखना है, कॉपी में लिख लो, उसी के नीचे जहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ बेटा वहां लिख लो। ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा काम आउटडेटेड हो जाता है तो आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करता हूँ बेटा। इंडिया में पहले के टाइम पे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह मुंशी जी हुआ करते थे। ठीक है, विल नॉट यूज द चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम आपने मूवीज में देखा होगा मुंशी जी, लाला जी, आपने नाम सुना होगा कि मुंशी जी इनको पेमेंट कर दीजिए, मुंशी जी ये कर दीजिए। अब जरा ध्यान से सुनना, उस टाइम का चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा जो हमारे मुंशी जी हुआ करते थे, वो जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे बेटा वो किस में करते थे पेपर में। तो वो ट्रेंड चलता रहा, फिर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स आया बेटा। डेफिनेटली वो भी किस में एक्टिविटी होती थी पहले बेटा, कंप्यूटर तो था नहीं, एक्सेल तो था नहीं। वो भी किस में काम करते थे बेटा, सर उसी एक्टिविटी में, उसी पेपर फॉर्म में, उसी रजिस्टर फॉर्म में काम होता था। जिसका नुकसान ये हुआ बेटा कि बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में चले गए, क्योंकि सर अब उम्र भी हो गई, एज भी हो गई। ठीक है, और जैसे ही कंप्यूटर का चलन आया, इंट्रोडक्शन हुआ, एक्सेल आया बेटा, तो बहुत सारे लोगों ने अपोज किया कि यार एक्सेल हम कैसे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा वो लोग ना पेपर वर्क में क्या हो गए थे, कंफर्ट जोन में चले गए थे। ठीक है, उनके लिए बेटा अब नई चीज अडॉप्ट करना बहुत टफेस्ट काम था। तो ये डिसएडवांटेज होता है बेटा किसी भी वर्क स्पेशलाइजेशन का। ठीक है, पहला पॉइंट आई होप सबको समझ में आ गया हो। दूसरा देखो क्या लिखा, मास्टरिंग वन स्किल सेटअप। वही सेम चीज है बेटा कि आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में तो मास्टर बन जाते हैं, बट आपके करियर का जो ग्रोथ है वो क्या हो जाता है बेटा, रुक जाता है, क्योंकि आप इस स्किल एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में ही रुक के रह जाती है। तो सेकंड पॉइंट भी लिख लीजिए बेटा, मास्टरिंग वन स्किल सेट। आई होप सो लिख लिया होगा। चलिए इसके और भी पॉइंट्स है बेटा, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। खाली पॉइंट लिख लेना ताकि आपको ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि थोड़ा सा ना डाउट क्रिएट करता है बेटा ये भी लिख लीजिए। पहला देखो, ओमिटेड फ्रॉम मटेरियल पोजीशन, गेट बोरिंग, वही जो अभी बताया था मैंने आपको, कैन नॉट मल्टीटास्क, डेफिनेटली। ठीक है, पहला ओमिटेड फ्रॉम मैनेजरियल पोजीशन लिखा हुआ है बेटा, दूसरा क्या लिखा हुआ है, गेट बोरिंग एंड कैन नॉट मल्टीटास्क। ठीक है, इन सारे पॉइंट को लिख लीजिए। अगेन ये सारे पॉइंट क्या है बेटा, हमारे इसी वॉलेटिंग इफेक्ट के पार्ट हैं कि सर स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा इन कारणों की वजह से, क्योंकि दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द स्पेशलाइजेशन। इसको फटाफट इसकी हेडिंग हेडिंग नोट कर लीजिए, दैट्स इट। किया बेटा, नोट किया? बोलो जी फटाफट। ठीक है, अब आती है डाउट्स की बारी। अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ तक बेटा किसी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज बोलिए। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बोलिए फटाफट। बेटा वो पॉइंट्स आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, उनको सिर्फ नोट करके रख लो। दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, मैंने सिर्फ आपको इसलिए वो लिखवाए थे ताकि आपको बेटा ये टॉपिक समझ में आ जाए स्पेशलाइजेशन क्यों होता है। ठीक है, वो उसमें टाइम वेस्टिंग है बेटा, लिव इट। क्रक्स मैं बता दूं बेटा, क्रक्स का मतलब सुनिए ध्यान से, पहले शुरू से लेके चलिएगा बेटा। मेंशन मतलब बेटा जो ऊपर लिखा हुआ है। सर मैंने पूछा डाउट, क्या डाउट था बेटा आपका? एक सेकंड ना मैं देख लेता हूँ, एक तो इतने सारे मैसेज आते हैं, बोल रहा हूँ। दो बच्चों के डाउट थे, क्या डाउट था नालायक का? बेटर है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल बेटा बेटर तो है ही ना। देखिए आपका डाउट ये है कि सर डिवीजन ऑफ वर्क इज बेटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। बिल्कुल है बेटा, बेटर है ना, बट द सिचुएशन इज दैट, बता रहा हूँ क्रक्स में, नालायक हो, रुक जाओ, एक बच्चे का डाउट ले लूं पहले, ध्यान तो सुनेंगे। जैसा मान लो बेटा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन अगर डिवीजन ऑफ वर्क करता है, बट सर उसको ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं और तो कुछ बेनिफिट भी है। आप एक काम करो, डिवीजन ऑफ वर्क को अडॉप्ट करो, बट अब किसी एक पर्सन को ना ऐसा नहीं प्रमोट ही मत करो। जैसे मान लो मैंने पर्सन को लेमैन बनाया, फिर सुपरवाइजर बनाया, फिर जूनियर मैनेजर बनाया, अब मैं इससे क्या करूं, डिवीजन ऑफ वर्क तो कर रहा हूं, बट साथ के साथ मैंने लिखवा, एडम स्मिथ ने क्या बोला था बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर टू।
आप काम को डिवाइड करते रहिए, ठीक है, उसमें आपने लेबर, अब उस लेबर को जो आप पर्टिकुलर एक्स, मान लो एक्स, मिस्टर एक्स को वाई काम आप दे रहे हो, अब पूरी लाइफ तक इसको वाई काम थोड़ी कराओगे बेटा, ठीक है। आप इसको एक काम करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर काम करवाया, डेफिनेटली अगर मान लीजिए इसमें स्किल है तो उसका प्रमोशन करके बेटा पर्टिकुलर एक्टिविटी, इससे क्या होगा बेटा, इस पर्सन को भी बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और डेफिनेटली बेटा इसकी ट्रेनिंग होगी। हाँ, ट्रेनिंग होने से बेटा डेफिनेटली इसको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी मिलेगा और साथ साथ के साथ इस पर्सन का भी डेवलपमेंट होगा और पर्सन बोर भी नहीं होगा बेटा, काम नए नए करने को मिलेगा। तो इस तरीके से अडॉप्ट किया जा सकता है। अब क्रक्स में सुन लो बेटा सारे बच्चे, क्रक्स क्या है? क्रक्स सिंपल सी बात है सर, डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब सिंपल सी बात है सर, एंटायर एक्टिविटी को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करो, अलग अलग पर्सन को प्रोवाइड कर दो, जिससे क्या होगा बेटा, काम आसान हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है बेटा, स्पेशलाइजेशन मिलता है। नेगेटिव इफेक्ट, सॉरी वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या है बेटा, वॉयलेटिंग इफेक्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है सर, एक टाइम आने पर इसका स्पेशलाइजेशन इफेक्ट फिर नहीं मिलेगा। रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, समझे? तो ये हुआ बेटा हमारा डिवीजन ऑफ वर्क फिनिश। आई थिंक क्रक्स वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। हाँ जी, बोलो फटाफट से। जिन्होंने पूछा था, मीनाक्षी एंड आकाश। डिस्कनेक्ट होते बेटा फिर रिकनेक्ट हो जाना, क्या हो गया? ठीक है जी, चलिए अब आते हैं बेटा हमारा सेकंड पॉइंट। देखो पहला पॉइंट समझाने में बेटा आधा घंटा लग गया, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक एक बारीकी से क्यों समझ रहे हैं बेटा, इसका इंपॉर्टेंस है। इसको बारीकी से समझोगे तभी केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपको कुछ पॉइंट ना बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। आगे चल के ना मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ाऊंगा। डिसेंट्रलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क हमें बड़ा कंफ्यूज करता है। तो जब तक आप इसके अंदरूनी पार्ट तक एक एक बाल की खाल नहीं निकालोगे बेटा, तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए बेटा इतना टाइम लगेगा इन टॉपिक को समझाने में। चलिए खैर जो भी है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयल, जो उन्होंने प्रोवाइड करे थे बेटा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये पहला, ये जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट है ना बेटा, फर्स्ट कौन सी इंटरेक्टिव है, ये जो सेकंड पॉइंट है ये पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, पहले एग्जांपल सुनिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, देन विल डिस्कस द एंटायर कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल ठीक है, पहले एग्जांपल बताता हूं फिर आपको थ्योरी डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा, एक बच्चों वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो इंस्टीट्यूट में कोई प्रोग्राम था, हाँ जी बिल्कुल ध्यान से सुनना, इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम था और प्रोग्राम कैसा था बेटा कि एक ओलंपियाड हमें करवाना था, ओलंपियाड करवाना था जिसके लिए उसका अरेंजमेंट करना था, पेपर टेस्ट पेपर बनाने थे, दुनिया भर के काम थे बेटा, ठीक है। तो सिचुएशन ये हुई सर, वहां पर मैं प्रेजेंट नहीं था बेटा, मान लीजिए मैं कहीं बाहर गया हुआ था, बट मैंने क्या करा, किसी स्टाफ मैन पर्सन को बोला भैया ऐसा सा अरेंजमेंट करना है, ये क्वेश्चंस आपको टाइप करने हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर एक क्या कहते हैं हॉल आपको अरेंज करना है जहां पर मैं बहुत सारे बच्चों को बैठा सकूं, टेस्ट ले सकूं, दुनिया भर के काम, ठीक है। अब मैंने उस पर्सन को काम दे दिया, तो वो क्या करेगा बेटा, अकेले तो कर नहीं पाएगा, डेफिनेटली बात है ना, अकेले सारे काम थोड़ी करेगा, फिर वो क्या करेगा बेटा, बहुत सारे जो उसके नीचे जूनियर स्टाफ होगा उसको काम सौंपेगा ना। सिचुएशन ये आती है सर, आपने काम तो दे दिया, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस पर्सन को काम दे दिया, मैं कौन, सीनियर पर्सन, मैंने अपने जूनियर पर्सन सबोर्डिनेट को काम दे दिया। अब सबोर्डिनेट को जैसे ही मैंने काम दिया सर, दिक्कत ये है ना, उसके जूनियर यानी कि फॉर एग्जांपल अदर स्टाफ उसकी बात क्यों सुनेगा, मैंने उसको काम दे दिया तो अदर स्टाफ जो उसके साथ है बेटा वो उसकी बात क्यों सुनेगा, वो बोलेगा भाई, एक तो इंडिया में है ना इगोइज्म की प्रॉब्लम, वो तो बोलेगा भाई तू ही हो रहा बड़ा ना। सिचुएशन इज दैट सर, इस केस में क्या करेंगे, जब उस पर्सन की वो बात ही नहीं सुनेगा तो सर हम क्या कर लेंगे। तो ये सेकंड प्रिंसिपल कहता है भैया सुनो, काम तो दे दिया, अथॉरिटी भी दो, सर ठीक है, अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, क्योंकि ध्यान तो सुनेंगे ना, मैंने काम दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, लाइक काम करेगा अच्छे से नहीं करेगा, दूसरा उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी, दूसरे लोग उसके नहीं सुनेंगे। सॉरी, अथॉरिटी मतलब पावर, डिसीजन लेने की पावर, ऑर्डर देने की पावर है बेटा दूसरे पर्सन को। तो ध्यान से सुनेगा सर, सिस्टम क्या है, क्रक्स सुनना इसका। सिस्टम ये कहता है सर, अगर आप किसी पर्सन को काम सौंप रहे हो, डेलीगेशन ऑफ वर्क कर रहे हो, आगे पढ़ोगे काफी डिटेल में इसको, तो साथ के साथ आप उसको अथॉरिटी भी दो सर और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों, ताकि उसके सर पे जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम अच्छे से करेगा। अथॉरिटी क्यों, ताकि दूसरे पर्सन बेटा उसकी बात को मानेंगे,
उसके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए बेटा उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो हेनरी फेयल कहते हैं भैया डिवीजन ऑफ वर्क के साथ साथ आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अगर आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करोगे तो पर्टिकुलर एक्टिविटी प्रॉपरली अच्छे से नहीं हो पाएगा। समझे? तो ये तो था बेटा हमारा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। देखो, आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ठीक है, इसकी थ्योरी देखेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीवन हु हैज डाउट? ये देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सर इस प्रिंसिपल के अनुसार अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। डेफिनेटली आपको हर पर्सन की अथॉरिटी फिक्स करनी पड़ेगी, हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, ताकि वो किसी भी काम को अच्छे से प्रॉपर ढंग से कर पाए। इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये बेटा इंडिविजुअल लिखा हुआ है, ठीक है, that when a particular individual is given a particular work, यानी कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल पर्सन को अगर कोई पर्टिकुलर काम दे रहे हो एंड ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, और उसको बेटा आप क्या बना रहे हो बेटा, रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो उसके रिजल्ट के लिए बेटा, तो दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी। सर आप उसको रिस्पॉन्सिबल तभी बना सकते हो जब आपने उसको एक सफिशिएंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी होगी टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, काम कर भाई तू काम कर और तू रिस्पॉन्सिबल है, बट मैंने उसको अधिकार नहीं दिया किसी डिसीजन लेने का, मैंने किसी को ऑर्डर देने का अधिकार नहीं दिया, प्रॉपरली काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा बेटा? पॉसिबल ही नहीं है सर कि वही पर्टिकुलर एक्टिविटी को अच्छे से कर पाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाए। बोलो जी, समझ आया? डाउट है तो पूछो फटाफट। सभी को समझ में आ गया बेटा? बेटा लास्ट पॉइंट क्या मतलब, सुनना ध्यान से, लास्ट पॉइंट क्या ना, पूरी डेफिनेशन है वो। लास्ट पॉइंट कुछ नहीं है इसमें। इसका सिचुएशन ये था, सुनो, अगर आप किसी इंडिविजुअल पर्सन को कोई पर्टिकुलर एक्ट, कोई पर्टिकुलर वर्क ट्रांसफर करते हैं, तो भैया आप उस पर्सन को ना रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी बनाते हैं कि भैया जो रिजल्ट होगा उसके लिए तू रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है ये तभी पॉसिबल है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकेगा जब उसके पास सफिशिएंट पावर या सफिशिएंट पावर अथॉरिटी वगैरह होगी, तभी पॉसिबल है बेटा वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाएगा। दिस इज द पॉइंट। आई होप सो सभी स्टूडेंट के समझ में आ गया हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करता हूँ, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। एग्जाम्पल क्या है, सर मान लो आई एम होम मिनिस्ट्री, ज्यादा बोल दिया, कोई बात नहीं, सुन लेना, ठीक है। एक होम मिनिस्टर है, अब मान लीजिए देश में ना कुछ परिस्थितियां खतरनाक चल रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये कोरोना वायरस, ठीक है। इस टाइम पे बेटा सबको स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि अपने घरों में रहिए, बाहर आप किसी एसेंशियल काम के लिए ही जा सकते हैं। मान लो होम मिनिस्टर ने पुलिस वालों को बोला कि भैया भीड़ को रोको, अगर भीड़ ज्यादा बढ़ेगी तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल, बट होम मिनिस्टर ने साइमल्टेनियसली उनको ये भी बोला कि भैया तुम उनको मार नहीं सकते, तुम उनसे कुछ बोल नहीं सकते, उन्हें धमका नहीं सकते, उनसे इज्जत से बात करोगे। मुझे एक बात बताओ, क्या पुलिस वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाएंगे क्या? होम मिनिस्टर ने बेटा मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, बट क्या ये पॉसिबल है कि पुलिस वाले अपनी एक्टिविटी को प्रॉपरली कर पाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कौन सुनेगा बेटा उनकी? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब अथॉरिटी है, कोई नहीं सुनता। या अथॉरिटी ना होने के बावजूद कौन सुनेगा? तो सिंपल सी बात है सर, आपने काम दिया है, नो डाउट काम कर लेंगे, आप रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी बना रहे हो, ठीक है जी, तो साथ के साथ भैया सफिशिएंट अथॉरिटी भी दीजिए। सर एक वर्ड बड़ा परेशान कर रहा है, अथॉरिटी नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सफिशिएंट अथॉरिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अपने आप में मतलब है बेटा, ये देखो यहाँ लिखा है ना सफिशिएंट अथॉरिटी, ये वाला पॉइंट। इस सफिशिएंट अथॉरिटी का भी मतलब है भैया, सफिशिएंट अथॉरिटी का मतलब ये है कि ना तो कम, सॉरी अथॉरिटी, ना तो कम अथॉरिटी होनी चाहिए ना ज्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए।
कम अथॉरिटी भी नुकसान देती है बेटा, और ज्यादा अथॉरिटी भी नुकसान देती है। कैसे देती है सर, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? आई होप सो देयर इज नो डाउट। तो इसके बेटा आप इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। मीनिंग सबके समझ में आ गया है? किसी को डाउट है बेटा, अभी भी वो पूछ सकता है मेरे से। ठीक है जी, बाकी हम मूव करते हैं बेटा फर्दर कॉन्सेप्ट पे। इसके इफेक्ट्स बिल्कुल ध्यान सुनेंगे, इसके इफेक्ट्स कैसे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, द लास्ट वन देखिए बेटा, यहाँ पर भी बेटा दो चीजें हैं। इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के क्या इफेक्ट्स होंगे सर? कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और कुछ वॉयलेटिंग इफेक्ट्स। स्टार्ट कराऊं बेटा, समझाऊं इसको? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, पक्का? अच्छा, सभी स्टूडेंट ने जूम एप्लीकेशन अपडेट कर ली थी ना बेटा? एवरीवन अपडेट आया बेटा? वो 40 मिनट का क्राइटेरिया बेटा बढ़ गया है, तो सारे बच्चे अपडेट कर लेना। हाँ जी, अब देखो दिक्कत नहीं हो रही है हार्ड डिस्क, ठीक है? चलिए, हालांकि मैंने सुबह ही बता दिया था आपको अपडेट कर लेना बेटा। चलो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम सभी ने कर लिया है। चलिए अब आ जाइए टॉपिक पे। इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, पहले क्या लिखा बेटा? पॉजिटिव इफेक्ट। सर पॉजिटिव तो सिंपल सा है, देखो जी क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इफेक्ट हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट। बेटा अभिषेक अभी पता लग जाएगा बेटा, अभी तक तो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ ये। ध्यान सुनना, ऑब्जेक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट। डेफिनेटली सर, मेरे पास अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और मुझे काम भी दिया गया है, और अथॉरिटी होने के कारण मेरा वो टारगेट इजीली अचीव किया जा सकता है। तो सर ये वाला प्रिंसिपल ना हमारे टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करता है। तो सर ये हो गया इसका पॉजिटिव इफेक्ट। दूसरा कह रहा है इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। डेफिनेटली बात है ना, अगर आप किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो, तो डेफिनेटली अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, यार मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, तो मेरे पास कुछ अधिकार भी हैं, मैं लोगों को ऑर्डर दे सकता हूँ, हाँ अपना डिसीजन ले सकता हूँ। तो लोगों के अंदर बेटा, जो इम्प्लॉइज होते हैं उनके अंदर क्या आता है? कॉन्फिडेंस की मात्रा बढ़ जाती है कि हाँ यार आई एम समथिंग फॉर दिस कंपनी, कि कंपनी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रही है, और डेफिनेटली कंपनी मुझे कुछ अधिकार भी दे रही है, जिन अधिकार के तहत बेटा मैं क्या ले सकता हूँ? कुछ निर्णय, डिसीजन ले सकता हूँ, और दूसरे पर्सन को ऑर्डर दे के बेटा उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट भी करवा सकता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट तो बहुत सिंपल थे बेटा, आई होप सो आपको समझ में आ गए हों। अगर किसी को डाउट है तो बच्चा मेरे से पूछ ले, नहीं तो मैं फर्दर बी पार्ट आपको डिस्कस कराता हूँ, वॉयलेटिंग इफेक्ट वाला। हाँ जी कराऊं? ठीक है जी, देखिए वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या है। अब ये प्रिंसिपल किन किन चीजों का उल्लंघन करता है? देखो जी, पहला पॉइंट पढ़ो, रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी। सर अधिकारों का गलत प्रयोग भी तो हो सकता है। हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं, हाँ किसी बड़े ऑफिसर को ज्यादा राइट्स होते हैं, ज्यादा अधिकार होते हैं, नालायक गलत फायदा उठा लेता है, रिश्वत लेने लगता है, हाँ या फिर उस अथॉरिटी से कुछ गलत एक्टिविटी करने लगता है बेटा। तो देखो, अगर किसी इंसान के पास ज्यादा अथॉरिटी, मान लो जितनी जरूरी है उससे ज्यादा अथॉरिटी अगर आप उसको दे दो, तो उसका वो गलत फायदा भी उठा सकता है। तो देखो बेटा, रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी इन केस मोर अथॉरिटी इज गिवन देन इज सॉरी देन इज नीडेड, यानी कि जितनी जरूरत थी अगर उससे ज्यादा अथॉरिटी किसी पर्सन को मिल जाती है, डेफिनेटली बेटा उसका वो गलत यूज करना स्टार्ट कर देता है, एंड इट्स अ नेचुरल। समझ आया? दूसरा क्या लिखा बेटा, डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन केस ऑफ लेस अथॉरिटी इज गिवन देन इज नीडेड, यानी कि जितनी जरूरत थी बेटा, हाँ हमें जितनी अथॉरिटी की जरूरत थी सर उससे कम मिली, तो ये भी प्रॉब्लम है सर कि यहाँ पर टारगेट अचीव करने में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। डेफिनेटली बात है ना, आपने अथॉरिटी देनी चाहिए थी फॉर एग्जांपल 100%, आपने दी 50%, भैया इतना ही आपको हम अथॉरिटी दे सकते हैं, फिर टारगेट भी बेटा उसी हिसाब से अचीव होगा, आपका पूरा टारगेट, डिजायर रिजल्ट तो अचीव नहीं हो पाएंगे। आई थिंक दोनों पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे बेटा। पहला पॉइंट, ज्यादा अथॉरिटी मिलने से नुकसान ये होता है, गलत यूज होने लग जाता है। कम अथॉरिटी मिलने से नुकसान ये है बेटा कि हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, कांट फिक्स अकाउंटेबिलिटी। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं कुछ बच्चों से यानी कि आपसे बेटा एक छोटा सा डाउट पूछना चाहूंगा। बच्चे मुझे बताइए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी? अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के बारे में पता है तो मुझे बताइए बेटा, फटाफट से, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज।
अगर आपको पता है तो, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं। बोलो जी, आई एम वेटिंग बेटा। क्या हो गया नालायको, पता भी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन जिम्मेदारी, ठीक है बेटा। अकाउंटेबिलिटी क्या है फिर? हिंदी मतलब बता दिया नालायकों ने। ठीक है जी, चलेगा। अकाउंटेबिलिटी का पता नहीं, जवाबदारी। जवाबदारी, ओके बेटा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जिम्मेदारी और जवाबदारी में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी और जिम्मेदारी में? चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे बेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी परफेक्ट रिकॉर्ड। नहीं बेटा, रॉन्ग। चलिए आप सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। अगेन, ऐसा एग्जांपल जो आपको क्लियर कर दे। एक छोटा सा पॉइंट सुनना। मान लीजिए बेटा, सबसे ऊपर जनरल मैनेजर, यानी कि फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर कौन होता है बेटा हमारा, मान लीजिए कंपनी में जनरल मैनेजर, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली उसके बारे में पब्लिक को जवाब देना। ओके, बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा। सबसे ऊपर कौन है बेटा हमारा, जनरल मैनेजर। उसके नीचे आता है मान लीजिए मैनेजर, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है। फिर उसके नीचे आता है सुपरवाइजर। सर जनरल मैनेजर को काम दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, सर ये काम करवाइए, ठीक है। और जनरल मैनेजर ने बेटा उसको दे दिया किसको, मैनेजर्स को। मैनेजर ने उस काम को दे दिया बेटा सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर वो काम करवा रहा है बेटा लेबर से, वर्कर से। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सर यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने काम किसको दिया, जनरल मैनेजर को। तो जनरल मैनेजर की बेटा यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होगी टुवर्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ध्यान से सुनेंगे, जनरल मैनेजर इज अकाउंटेबल टुवर्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजर से नहीं पूछेंगे बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, भैया तूने काम करा नहीं करा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किससे पूछेंगे बेटा, अपने जनरल मैनेजर से। तो जनरल मैनेजर मैनेजर को क्या देगा बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर सुपरवाइजर को क्या देगा बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो सिचुएशन इज दैट से ट्रांसफर किस चीज का हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सर क्या जनरल मैनेजर अपना उत्तरदायित्व अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे ट्रांसफर करके मैनेजर को दे सकता है? नो सर। यानी कि अकाउंटेबिलिटी जिस पर्सन को मिली है हमेशा उसी की रहती है, यानी कि जवाबदेही। कुछ बच्चों ने अच्छा आंसर दिया था बेटा, जवाबदेही। जवाबदेही मतलब यू आर द आंसरेबल टुवर्ड द एक्टिविटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भैया आपको काम दिया, आप आंसर दोगे, मैनेजर आंसर नहीं देगा। मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। वो किसको बोलेगा बेटा, जनरल मैनेजर को बेटा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जवाब देगा। समझ आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही नहीं होती बेटा। अकाउंटेबिलिटी में आपकी जवाबदेही आ जाती है कि यू आर द आंसरेबल अगर रिजल्ट गलत आ गए तो। ठीक है, तो देखो, कांट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट इन केस ऑफ डिजायर रिजल्ट आर नॉट ऑब्टेन। डेफिनेटली ना, अभी सर जो मैंने एग्जांपल दिया वहां पर बेटा सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी किसकी थी, जनरल मैनेजर की। उसने मैनेजर को सौंपा, मैनेजर ने सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने वर्कर्स को। तो क्या बेटा सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सबॉर्डिनेट्स में? सबॉर्डिनेट्स का मतलब होता है हमारे जूनियर पर्सन, तो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर भी नहीं सकते बेटा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। तो क्या इसकी वजह से रिजल्ट ऑब्टेन करने में बेटा हमें प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ जी, तो देखो कांट फिक्स कर ही नहीं सकते हैं बेटा अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट इन केस ऑफ डिजायर रिजल्ट्स आर नॉट ऑब्टेन। ठीक है, अगर डिजायर रिजल्ट नहीं आया तो हम अकाउंटेबल किसको नहीं मानते बेटा, सबॉर्डिनेट पर्सन को अकाउंटेबल नहीं मानते। तो अकाउंटेबिलिटी उसी पर्सन की होगी बेटा हु इज द सुपीरियर अथॉरिटी। क्लियर हुआ नलायको? लास्ट पॉइंट है बेटा, क्या लिखा है, डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के कॉन्फिडेंस में बेटा यहाँ पर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। सर ये क्या बात हुई, ऊपर आपने लिखा है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नीचे आप लिख रहे हो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो वही वाली बात है बेटा, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी अगर आपने बेटा यहाँ पर अथॉरिटी प्रॉपर दी है, सफिशिएंट अथॉरिटी दी है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, अथॉरिटी कम दी है, तो डेफिनेटली उस केस में बेटा एम्प्लॉयज के कॉन्फिडेंस में कमी आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, चांसेस है बेटा, नहीं भी हो सकते, इट्स अ पॉसिबिलिटी। अब बताओ जी, कोई डाउट है तो पूछो, हालांकि ये खत्म हो गया बेटा। इफ एनीवन हैड डाउट, मोस्ट वेलकम बेटा। मैं स्क्रीन को हटा रहा हूँ, अब आप मेरे से डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। हालांकि आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त होती है। देयर इज अ लास्ट टॉपिक व्हिच हैव टू डिस्कस, क्लास इज ओवर हियर।
ठीक है, चलिए।